सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो अभी तक तकदीर ने दिया ही नहीं है। जी हां दोस्तों, हमारी किस्मत में, हमारी तकदीर में क्या लिखा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको वो हासिल होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और उनमें से जब किसी की नौकरी लग जाती है तो हम कहते हैं कि ये तो लिखवा के लेके आया है, इसके तो भाग्य में थी। लेकिन हम वो चीज भूल जाते हैं जिसके कारण उसका वो भाग्य बना है या जिसके कारण उसको सफलता मिली है। उस भाग्य के पीछे उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, और जब कभी भी कोई भी चीज उसको हासिल हो जाती है तो हमेशा दुनिया कहती है कि इसके तो ये भाग्य में थी, तकदीर में थी। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, हर किसी की तकदीर में अच्छा ही लिखा है, लेकिन याद रखें कि वो अच्छा तभी लिखा है जब उसके लिए अच्छे तरीके से मेहनत की जाए, ईमानदारी से मेहनत की जाए, एक साहस, विश्वास, दृढ़ता का वहां पर परिचय दिया जाए। दोस्तों, जब बारिश होती है बहुत तेज तो हम बारिश में निकल जाते हैं, क्या लेके? एक छाता लेकर। छाता लेके बारिश में निकल जाइए, और बारिश में अपन छाता लेके निकल जाते हैं क्योंकि हमको भीगने का डर नहीं रहता। तो कहते हैं कि छाता जो होता है ये बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का, बारिश में चलने का हमेशा छाता एक विश्वास दिलाता है। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि यदि आप मन के अंदर आत्मविश्वास रखोगे तो आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन निश्चित तौर पर संघर्ष करने के लिए आपको प्रेरणा देता है। इसलिए याद रखें हमेशा कि जिंदगी के अंदर अभी तक यदि आपको कोई चीज नहीं मिली है तो ईमानदारी से मेहनत करें, संघर्ष करें, निश्चित तौर पर वो चीज आपके हाथ में होगी। और जब भी कोई भी आपके घर के अंदर माता पिता आपको टोकते हैं, मैं आपको पढ़ाई के लिए बार बार कहता हूं कि पूरी तरह से अपने आप को इस पढ़ाई के अंदर झोंकें, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तब तक चीज आएगी, पढ़ोगे नहीं तो चीज आएगी नहीं। ऐसा कोई नहीं होता बच्चा जिसको कोई चीज आ रही हो और आने के बाद में वो सवाल को परीक्षा में चला के गलत करे। वो सवाल क्यों गलत होता है? क्यों? वो जानता ही नहीं है। वह देखता है कि वो सोचता रहता है, ऊँगता रहता है, थोड़ी देर बाद में फिर सोचता है कि तो हो ही नहीं रहा, अगले सवाल पे चल जाता है। यदि उसने उस सवाल को पहले देखा हुआ होता आसानी से और उसके बारे में यदि उसको ज्ञान होता तो निश्चित तौर पर वो सवाल सही होता। इसलिए हमेशा पढ़ाई को जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना ही आप जो है उस पढ़ाई के अंदर निश्चित तौर पर सफलतम होगे। इसलिए याद रखें, यदि कभी भी आपको अपने माता पिता या मैं टोकता हूं तो उसका बुरा न माने कि आप बार बार की गुरुजी हमको कह रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। माता पिता हमको बार बार कह रहे हैं पढ़ने के लिए, वो आपको याद रखें सफलता बनाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि रोकने टोकने वाले कोई भी है उनका शुक्र मनाइए कि कम से कम तुम हमको रोकते टोकते हो, कि रोकने टोकने वाले का हमेशा शुक्र मनाइए, क्योंकि जिस बाग में माली नहीं होते अक्सर वो उजड़ जाते हैं। याद रखिएगा, जल्दी से ही वो बाग उजड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना कि यदि कोई रोकने टोकने वाला, कहने वाला नहीं है तो फिर तो बच्चा गलत रास्ते पर जाने में वक्त ही नहीं लगाएगा, और वो अपनी जो वास्तविकता में सफलतम मंजिल जिसकी ओर जाना चाहता है वहां पर नहीं जाके एक गलत राह पर चल निकलेगा। आज दोस्तों, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है अम्ल। एक लंबे समय के बाद में क्लासेज को वापिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सी व्यस्तता थी, इसलिए क्लासेज को इतने बड़े अंतराल के बाद में आपको ये वीडियो वापस देखने को मिल रहा है। अब ये अम्ल क्या है, इसके कई पार्ट के अंदर ये टॉपिक आएगा, छोटा नहीं है टॉपिक। एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, बेहतर तरीके से इसको दिया गया है। बच्चे क्या पता है, अम्ल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राजी हो जाते हैं, और अम्ल पढ़ लिया। अरे अम्ल में पढ़ क्या लिया भाई, अम्ल में तो बहुत सारा है, पूरा एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद में कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप समझाइए छोटे भाई बहनों को, या परीक्षा के अंदर अपने आप को स्थापित करिएगा कि अम्ल के बारे में तो कोई सवाल आएगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। अम्ल क्षार लवण का सवाल कभी जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन एक बार ढंग से आप इसको पढ़ें।
मैं पूरा इसको एक ट्रिक से आपको बताऊंगा जिससे कभी भी आप भूलोगे नहीं, और ये ट्रिक हमेशा आपको याद रहेगी। कभी भी भूले वीडियो को ऑन करें और ऑन करके इसको देख लें। यहां पर जो भी मैं बोल रहा हूं उसको प्रयास करूंगा लिख दूं, लेकिन फिर भी यदि मैं जो चीज बोल रहा हूं बहुत सारी चीज तो बड़ी होती है लिख नहीं पाते, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा साइंस फर्स्ट के नाम से, जो नीचे एक पट्टी चल रही है वीडियो में, नीचे मैं पट्टी चला दूंगा और उस पट्टी पे टेलीग्राम चैनल साइंस फर्स्ट जो है उसका एड्रेस दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके और वहां पर साइंस फर्स्ट जो है चैनल उसको फॉलो करें, जिससे कि आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर इसके नोट्स मिल जाए। आप यहां पर पूरा समझ लें, और समझने के बाद में यदि आपको डिटेल और पूरा चाहिए लिखा हुआ तो आपको मैंने बता दिया कि वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर ये मिल जाएगा। अच्छा, अब बच्चों हमने अम्ल का जो पिछला वाला वीडियो था, अम्ल का जो फर्स्ट वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपको जो लास्ट में छोड़ा था वो था अम्ल के प्रकार। अम्ल को तीन तरह से वर्गीकृत करते हैं, तीन तरह से बांटते हैं। एक तो होता है अम्ल का सामान्य वर्गीकरण, और सामान्य वर्गीकरण में अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक अम्ल और एक होता है खनिज अम्ल। दूसरा अम्ल का जो वर्गीकरण है वो होता है प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो होते हैं दुर्बल अम्ल और एक होते हैं प्रबल अम्ल। और तीसरा वर्गीकरण जो अम्ल का था ये भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो के अंदर, जो अम्ल का पहला वीडियो है, जिन बच्चों ने नहीं देखा देखना, उसमें बताया था तनु और सांद्र। तनु अम्ल कौन से कहलाते हैं और सांद्र अम्ल कौन से कहलाते हैं। तो यहां पर आज हम जो पढ़ रहे हैं अम्लों के प्रकार में, उसमें पहला वर्गीकरण यहां पर हम पढ़ेंगे। तो अम्लों का प्रकार में वर्गीकरण जो पहला कर रहे हैं वो है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य सामान्य वर्गीकरण यदि अम्ल का करें तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे गुरुजी कौन कौन से होते हैं, जरा लेके तो आओ, बहुत दिन हो गए, जरा देखना भी चाहते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक अम्ल और दूसरे होते हैं खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं और खनिज अम्ल कौन से होते हैं, ये आज हम यहां पर पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर लास्ट तक आप देखिएगा, मैं सभी आपको ट्रिक बताऊंगा और उन ट्रिकों को हमेशा दिमाग के अंदर याद रखिएगा, कभी भूलोगे नहीं। और जहां पर भी पढ़ोगे या पढ़ाओगे, खुद पढ़ोगे या पढ़ाओगे, तुरंत वीडियो को खोला और देख लिया, अम्ल आपका परफेक्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अम्ल क्षार लवण। रीड 2018 के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है, क्षार के अंदर से याद रखना। अम्ल क्षार लवण के जो मेरे जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म के अंदर, रीड जो 2015 हो चाहे 2018 हो, एक भी क्वेश्चन इसके अंदर से आउट नहीं है, पूरे पूरे क्वेश्चन इसमें से ही आए हैं। इसलिए आप पूरा पढ़ें, और आने का कारण यह है कि आप पूरी ढंग से एनसीईआरटी और बोर्ड का पूरा निचोड़ निकाल लें, एकदम कस निकट जाइए। गन्ने को जब देते हैं ना, जूस पीते हैं तो देते हैं, फिर निकालता है, फिर वो देता है, फिर निकालता है, बार बार देता रहता है, निकालता रहता है, फिर लगता है यार अब तो नहीं देगा, फिर एक बार दे देता है, फिर वो वापस निकाल लेता है, फिर कहते हैं यार अब तो नहीं डालेगा, फिर एक बार डाल देता है। ऐसे बिल्कुल कस निकट जाइए, और कस निकट जाइए तो टॉपिक जो है उसके बाहर कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखें आप, सामान्य वर्गीकरण अम्ल का होता है कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल क्या होते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले कार्बनिक अम्ल के बारे में बता रहा हूं कि कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। कार्बनिक अम्ल, और इनको मैं याद भी करवाऊंगा ताकि भूले नहीं। बच्चे नाम तो याद रखते हैं लेकिन ये याद नहीं होते, संकट ये है, याद नहीं हुए भूल जिए। एक गिरे गुरु जी भूल जिए, पढ़ते तो है लेकिन भूल जिए। अब भूल किसे जिए, याद क्यों न रहे। अब याद इसलिए नहीं रहे क्योंकि अपन उसको ट्रिक से दिमाग के अंदर अध्यारोपित करते ही नहीं। तो कार्बनिक अम्ल की यदि अपन बात करें तो देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं कार्बनिक अम्ल में अम्ल का नाम, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा। अम्ल का नाम, प्राप्ति, काई से प्राप्त करते हैं इसको, और यहां मैं लिख रहा हूं उपयोग। प्रयास करूंगा कि मैं पूरा लिख दूं, लेकिन जितना भी मैं लिख पा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड पर पूरी चीजें नहीं आ पाती है, तो जितना भी अपन यहां पर कर रहे हैं उतना यहां पर आप इसको समझे, अन्यथा पूरा आपको उसके अंदर मिलेगा। समझाओ तो मैं पूरा रहा हूं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। मेरी आदत है बिल्कुल नहीं छोड़ता, जब तक पूरा नहीं निकल गया है ना तब तक कभी छोड़ता नहीं। अच्छा, तो यहां पर अम्ल का नाम, प्राप्ति और उसके उपयोग। तो यहां पर सबसे पहले यदि अपन बात करें तो यहां पर एक मैं बोल रहा हूं, आपने देखे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल पब्लिक स्कूलों में तो टाई लगा देते हैं,
प्राइवेट स्कूल्स में तो टाई लगा लगा के भेजते हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी अच्छे प्रयास हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अब बहुत ही अच्छा एक डेकोरम आ रहा है, एक बेहतर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे टाई में लगते भी अच्छे हैं और टाई लगा के और तैयार हो जाते हैं। और फिर जैसे ही उनको बस आ जाती है, टेम्पो आ जाता है, या उनको पापा छोड़ने जाते हैं, या जो भी घर में कोई सदस्य छोड़ने जाता है, उससे पहले माँ उसको गिलास में भर के दूध लेके आती है, उसको पिलाती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सीना टाई लगाकर दूध पी। सीना पर छोटे से छोरे ने टाई लगा रखी है सीने पर, और टाई लगाकर माने का दूध पी जा, ये सीना पे टाई लगा दूध पी। अब आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी बात लिया है, पढ़ा तो आप अमल रहे हो, ये लेके क्या आए हो, सीना टाई लगाकर दूध पी। ध्यान रखना, पहला जो अम्ल है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। अभी समझा रहा हूं क्या चीज है सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल बच्चे आप कभी नहीं भूलोगे, सिट्रिक में सी, और सी से बढ़ गया सिट्रिक, सी से क्या बढ़ गया सिट्रिक, और ना से रंगी, रंगी का मतलब है नारंगी। तो बताओ सिट्रिक अम्ल क्या होता है, नारंगी। नारंगी का जैसा क्या होता है नींबू, और उसका जैसा क्या होता है तरा, तरा का मतलब संतरा। तो नारंगी, नींबू और संतरा में कौन सा सिट्रिक अम्ल, याद रखें। तो सिट्रिक अम्ल होता है नारंगी, नींबू और संतरा में। अच्छा अब आप बताओ क्या काम आता है, क्या काम आता है, नारंगी, नींबू और संतरा में पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल नींबू। अब नींबू कब काम में लेते हैं, अपन जैसे दाल खा रहे हैं, रोटी दाल, तो अपन कहते हैं नींबू की फाग दे दे, ये आधा नींबू दे दे। अब आधा नींबू क्यों दे दे, क्योंकि पचता नहीं है, ढंग से बैठता नहीं हिसाब किताब रोटी का, तो नींबू निचोड़ ले, चूस ले नींबू को। तो ये क्या करता है, भोजन को पचाने में काम में आता है। सिट्रिक अम्ल किसके काम में आता है, भोजन को पचाने में काम में आता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, जल्दी से खराब नहीं हो तो उसके लिए भी काम में आता है। तो मैं लिख रहा हूं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में, परिरक्षण में एवं भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन, भोजन के पाचन में। तो पच जाता है कि नहीं पच जाता, याद रखे सिट्रिक अम्ल किसमें, नारंगी। एक और तरीका बता दो, एक तरीका क्या है याद रखिएगा, जैसे ट्रिक, और ट्रिक से क्या करते हैं, ये तो देखो यहां से तो सीख रहे हैं, डबल डबल तरीके बता रहा हूं। मार करके शाही लगी रहे, दौड़ी शर्ट हो गई काड़ी, दौड़ी हुई काड़ी, हटे और कौन भाई। अच्छा ट्रिक, अपन नारंगी, नींबू, संतरा इसका रस निकालते हैं। तो पहले तो ये दबाते थे हाथों से, हमारे टाइम पे तो मशीनें कुछ थी नहीं, ऐसे दबाते थे, जोर लगाते थे, देखते हम कितने जोर है, देख निकाल रहा बता, तो मैं कितने जोर है जरा निकाल रहा तो बता, ऐसे कहते थे। तो ऐसे जोर जोर से मसड़ते थे उनको। आजकल तो क्या ट्रिक आ गई, मशीनें आ गई ना, उसके अंदर डाल दो या दबा दो तो ट्रिक वाली आ गई। तो ट्रिक याद रखे, ट्रिक, ट्रिक से ही निकलता है क्या रस, किसका, नींबू का, नारंगी का और संतरा का। तो जैसे ही कभी परीक्षा में जाए ट्रिक, तो ट्रिक सिट्रिक, तो सिट्रिक होते ही दिमाग में चल जाए नारंगी, नींबू और संतरा। और वैसे भी याद रखें, ये भी पूरा सेंटेंस चल रहा है, सीना पे टाई लगाकर दूध पी जा छोरा, स्कूल जा रहे तो सीना पे टाई लगाकर दूध पी। तो याद रखें सिट्रिक अम्ल पहला मैंने यहां पर लिखा कार्बनिक अम्ल में, और ये नारंगी, नींबू और संतरा में पाया जाता है। नंबर 2, दूसरे में है ये टाई। टाई का मतलब टा से है टाट्रिक, टाट्रिक अम्ल होता है वो पाया जाता है, ई का मतलब इमली। तो अगला जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये मार्कर में शायद ज्यादा नहीं कट रही है, तो टाइट्रिक अम्ल, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टाइट्रिक, टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, और ई का मतलब होता है इमली। तो इमली जो होता है उससे मिलता है टाइट्रिक अम्ल, तो सेकंड में लिख रहा हूं टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, और टाइट्रिक अम्ल होता है इमली, और अंगूर में भी पाया जाता है, इमली और अंगूर में। आपने देखा होगा खट्टे होते हैं इमली और अंगूर है। तो टाइट्रिक टार, ऐसे आज को टाइट्रिक टार, टार, तो टार क्या है, लार आ जाती है, इमली, इमली के पेड़ में इमली लटकी हुई देखते ही लार आजी है, लार टपक जी है, तो टार आजी है, तो टार आजी है क्या देख के, इमली को देख के। तो ऐसे भी आ सकते हो बाबा की, ऐसे आपको टाई, तो टाई का मतलब टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली और अंगूर में पाया जाता है। तो ये जो है टाइट्रिक अम्ल, ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। लार, टार, लार, सब्जियों में खट्टापन, क्यों कहां काम में लेते हैं, सब्जियों में, सब्जियों में खट्टापन, खट्टापन और दूध से पनीर बनाने में,
पनीर बनाने, नाने दूध से पनीर बनाने में भी काम में लेते हैं। तो याद रहेगा टार लार, लार आ जाती है टार लार, इमली, इमली से, और ऐसे भी याद रखो टाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में आगे है नंबर 3, लगाकर दूध पी। ले से है लैक्टिक अम्ल। ले से कौन सा अम्ल बच्चों? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किससे मिलता है? दूध से। तो लैक्टिक अम्ल किससे? दूध से मिलता है। तो यहां पर अगला मैं लिख रहा हूं लैक्टिक अम्ल, दूध और दही के अंदर पाया जाता है ये लैक्टिक अम्ल। पूरे अम्ल बता दूंगा, इसके बाद में कोई अम्ल रहेगा नहीं। अम्ल जो है वो इतना मैंने निचोड़ निकाल लिया, पहले के टाइम की जो पूरी किताबें, जो पहले आपको देखा होगा साइंस की 2-2 किताब चलती थी, फर्स्ट सेकंड, फिर एनसीईआरटी बोर्ड, पूरा सबको देख के मैंने पूरा निचोड़ निकाल लिया, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए पूर्ण पढ़े, संपूर्ण पढ़े, फिर कुछ नहीं बचेगा, आधा अधूरा नहीं। और लैक्टिक अम्ल ये पाया जाता है दूध या दही में। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दूध और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसको अपन काम में लेते हैं प्रयोगशाला में। ज्यादातर इसका उपयोग होता है लैक्टिक अम्ल का किसमें? प्रयोगशालाओं में परीक्षण के रूप में काम में लेते हैं, कोई टेस्ट के अंदर काम में लेते हैं। ऐसे भी याद रख लें कि दूध जो है और दही जो है ये कभी भी लेट कर नहीं पीना चाहिए। कोई आदमी को सो तो पिएगो क्या भाई? इरे सो तो दूध पिएगो। कई बार कोई सोता रहता है, पर दूध लेके आता है, दूध पी ले, तो कह रहे रुक जा, खड़े तो उबादा पहले, एक बार बैठे हो बात है, बैठ के ही दूध और दही को पीऊंगा। तो याद रखे कि दूध और दही कभी भी ले का मतलब लेट कर नहीं पीते। दूध और दही तो बैठ के पिया जाता है, तो दूध और दही लेट के नहीं पीते। तो दूध और दही में याद रह जाएगा लैक्टिक अम्ल, और यहां से भी याद रहेगा ले से लैक्टिक, और ये दूध और लैक्टिक अम्ल किससे पाया जाता है? दूध में। उतार लिया यहां तक। तो 3 अम्ल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको यहां पर ये क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा रहा हूं मैं। क्लियर? तो ये आपके 3 अम्ल हो गए। टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वक्त इसलिए लगता है क्योंकि एक बार आपने यदि टाइम दे दिया तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर अपन क्या है कि कई बार 50 बार टॉपिक को पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं और फिर भी सवाल नहीं होते, क्योंकि तुमने पढ़ाई आधा अधूरा है, सवाल होंगे कहां से है, तो ये दिक्कत है। अच्छा आगे देखो आप, अगली बात नंबर 4, ये मिटा दे पूरा, यहां से मैं साफ कर देता हूं उसको। तो क्लियर, आपके यहां पर क्लियर हो गया होगा कि सीना टाई लगाकर दूध पी। मैं जो भी बोल रहा हूं वीडियो में, यदि कोई चीज आपको भूल भी जाता है तो वीडियो को आगे पीछे करने का ऑप्शन होता है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, टेक्नोलॉजी को काम में ले, और टेक्नोलॉजी को यदि आप काम में लोगे तो टेक्नोलॉजी जो है आपको सफलता में मदद करेगी। आज तो बहुत ज्यादा चूचारो है भाई, पेन शायद ज्यादा बढ़ दी रहे। मैं इतने दिन बाद में क्लास दे रहा हूं, मैंने भी ठोक के भर दिया, लंबा अंतराल हो गया इसलिए ठोक के भरा है। अच्छा, तो यहां पर अम्ल का प्रकार, अम्ल का प्रकार, और मस्त होके पढ़ाई किया करो, निश्चिंत होके पढ़ाई में आनंद लो। पढ़ाई में ऐसा है कि बोझिल काम है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो अपन ऐसे छुप के डरे डरे करें हैं। पढ़ाई है ये तो खुशी का काम है, क्योंकि इससे तो खुशी मिलेगी जिंदगी के अंदर, नौकरी लगेगी तो खुशी मिलेगी, घर वाले खुश होंगे, इसलिए ऐसा काम है ये। तो इसके अंदर क्यों अपन दिमाग में ऐसे पजल होके पढ़े रहियो, पढ़े मस्त पढ़ो अंदाज से। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले आपने भी देखा होगा कि फेसबुक पर एक मैंने पोस्ट डाली थी अभी 2-3 दिन पहले ही। एक बच्चा जो है, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, नीट जैसे एग्जाम के अंदर उसके 619 नंबर आए 720 में से, अक्षय सोनी का मैंने पोस्ट डाली थी, आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने, और नीट में सेलेक्ट हुआ था, और वहां पर क्लास के अंदर फर्श पर बैठता था बच्चा, लेकिन उसके अंदर जोश था, जज्बा था, और बहुत गरीब परिस्थिति से उठा हुआ बच्चा था। इसलिए मैंने डाला कि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिले। आप सोचिएगा कि बच्चे जो है कितनी भी परिस्थितियां अपने विपरीत क्यों नहीं हो, उमंग से पढ़ते हैं और सफलता के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। एमबीबीएस करके कुछ दिनों बाद में आपको 4-5 साल बाद में आपको एमबीबीएस और उसके बाद में एमडी एमएस के अंदर वो लड़का आपको मिलेगा कि ये देखो आप। और कहां परिस्थितियां इतनी विपरीत है, कमरे के अंदर रहते हैं किराए से। आप सोचिएगा कितनी विपरीत परिस्थितियों में बच्चा आगे बढ़ गया है। वो कहता था घर में कमरे में बैठने को जगह नहीं रहती थी, तो मैंने कि भाई तो क्या, तो गुरुजी मैं बाहर निकल के पढ़ता था। 12वीं 11वीं 12वीं वहीं मेरे पास से पढ़ी है उसने, और 11वीं 12वीं से उसमें लगन थी और लगातार मेरे संपर्क में था। मैंने कि लगा रहे तू, और लगा रहेगा तो तेरी परिस्थितियां तेरे ऊपर कभी हावी नहीं होगी, और परिस्थितियों को हावी मत होने दे। भूल जा कि हमारी परिस्थितियां क्या है।
घर से बाहर निकल के जहां भी जगह मिलती थी, लाइब्रेरी में, सरकारी लाइब्रेरी में, इधर उधर बैठ के पार्क में पढ़ता था वो बच्चा, आप सोचो। और ऐसी स्थिति में कहां पहुंच गया, नीट के अंदर है। कल की जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें असम के अंदर मेडिकल कॉलेज में उसको मिल गया गवर्नमेंट के अंदर, अभी सेकंड काउंसलिंग में उसको राजस्थान मिल जाएगा। खैर देखिएगा। अच्छा, आगे जो है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये मिलता है आपको टमाटर में। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है नंबर 4। तो याद कैसे रहेगा है कि टमाटर का सूप बहुत ज्यादा पसंद है। ये नए बच्चों को टमाटर का सूप बहुत पसंद है। अब हम तो पुराने, हमने कभी सूप ऐसे ज्यादा पिए भी नहीं है, लेकिन टमाटर के सूप, लेकिन अपन ने वो चीज पी भी है तो कैसे पीते थे अपन, ओक लगा के। स्कूलों में जाते थे तो अपन तो ओक लगा के पीते थे, पानी भी प्याऊ पे या कोई भी ले है या कोई आ जाता था तो ओक लगा के ले पानी पी जा भाई। तो ऐसे ही है कि टमाटर का सूप भी ओक लगा, ये टमाटर का सूप पी जा, और तरीका वही रखना पीने का, कौन सा, ओक लगा के। तो ऑक्जेलिक अम्ल याद रहेगा टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है बोलो, टमाटर में। तो टमाटर में तो ओक लगा के टमाटर का सूप पी जा, उससे याद रहेगा। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है इसको अपन लिखते भी ऐसे हैं, COOH, इसका फॉर्मूला है। वैसे फॉर्मूले आपके काम के नहीं है, जहां तक कि जनरल साइंस की बात है, लेकिन मैंने आपको लिख दिया कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला क्या है। तो टमाटर के अंदर, और इसीलिए आपने देखना टमाटर के धब्बे इसीलिए कपड़ों पर जब पड़ जाते हैं तो हटते नहीं। तो मैं लिख देता हूं, इसी कारण कपड़ों पर टमाटर के धब्बे नहीं हटते। याद रखना, टमाटर के धब्बे ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही ऑक्जेलिक अम्ल के कारण नहीं हटते। अच्छा, तो याद रहेगा ऑक्जेलिक अम्ल एक ठंडे देशों में सारेल जो नाम का एक पेड़ होता है, सारेल, मैं यहां पर लिख दूं साइड में, सारेल जो होता है ठंडे देशों में एक पेड़ होता है सारेल, उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो सारेल में भी पाया जाता है, कुछ हद तक पालक में भी पाया जाता है, लेकिन मेन टमाटर ही है। सारेल ठंडे देशों में पेड़ है उसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा जिसके किडनी में स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, टमाटर मत खा, पालक मत खा, क्योंकि पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की, और कैल्शियम ऑक्जिलेट ऑक्जेलिक अम्ल है इसमें। तो ऑक्जेलिक अम्ल है तो इसका मतलब टमाटर या पालक जो है उससे पथरी बनने की ज्यादा संभावना होती है, तो उसका कारण ये। और याद रखना, सारेल ठंडे देशों में पाए जाने वाला एक पादप है, पेड़ है, और एक पालक जो होता है उसके अंदर भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का मैंने आपको याद करना बता दिया था। और इसका जो उपयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, इसका भी जनरली परीक्षणों में, प्रयोगशालाओं में काम में लेते हैं। तो उपयोग में लिख रहा हूं प्रयोगशाला में, क्लियर। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल नंबर 5। तो यहां पर याद रहेगा टमाटर का सूप पीजिया, और सूप पीजा काहे लगा, ओक लगा पीजा। तो याद रहेगा हमेशा कि टमाटर का सूप पी, ओक लगा। ये मार्गों को बार में ये टपकने की संभावना इसकी हो जाती है। इसके बाद में एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है तो याद कैसे रखोगे, है आप बताओ। कई बार अपन जवाब देते हैं कि सीधा मैंने कोई क्वेश्चन दिया आप जवाब देते हो टक सटीक जवाब, और सटीक जवाब काय में सोच के दिया आपने, अरे सटीक जवाब किससे सोच के दिया आपने, सिर से। तो याद रखे सिरे, और सिर से मिलता है सटीक। एसिटिक में ए तो छुआ सटीक, तो जैसे एसिटिक दिमाग में सटीक, और सटीक जवाब किससे मिलता है, सिर से। इसका मतलब सिर से। तो सिर का एसिटिक अम्ल जो होता है इसको सिरका से प्राप्त करते हैं। और एसिटिक अम्ल जो होता है ये इसका फॉर्मूला होता है, एसिटिक अम्ल का सभी जानते होंगे, CH3COON। और इसका उपयोग कहां करते हैं, अचार में, अचार बनाने में, इसके अलावा प्रयोगशालाओं में। एसिटिक अम्ल का उपयोग इसके अलावा प्रयोगशालाओं में भी काम में लेते हैं। तो अचार बनाने में काम में लेते हैं, प्रयोगशाला में काम में लेते हैं। जैम और सॉस जो बनाते हैं अपन, जैम और सॉस के परिरक्षण में, जैम सॉस के
परिरक्षण में काम में लेते हैं, और उसमें जो खट्टापन सा होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण ही होता है, अचार में इनमें। तो ये पांचवा मैंने अम्ल लिखा, कौन सा? एसिटिक अम्ल। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये यही टॉपिक हो पाएगा कार्बनिक अम्ल, क्योंकि बड़ा है ये पोर्शन। इसके बाद में जो वीडियो अगला आएगा उसमें मैं आपको खनिज अम्ल और अम्ल के बारे में अगली जो बातें हैं वो अपन उसके अंदर लेंगे। तो अम्ल के पार्ट पूरे देखें आप वीडियो के। जैसे पहला पार्ट अम्ल का आपने देख लिया, ये दूसरा पार्ट चल रहा है, इसमें पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि पूरा पढ़ने के लिए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एक बार पूरे वीडियोस को पढ़ना देखना पड़ेगा। और मस्त हो गया, देखो इधर उधर घूम रहे हो, शाम को छत पर घूम रहे हो, हवा आ रही है और वीडियो चला लिया, इधर ईयरफोन लगा लिया, ईयरफोन लगा के ईयरफोन से बिल्कुल प्रॉपर आवाज आएगी और ये देख लिया और खटाखट समझ में आ गई। ये लो साहब पढ़ाई हो गई, घूमने का घूमना हो गया, पढ़ाई की पढ़ाई हो गई, एक पंदो का ये होता है। अच्छा जल्दी से उतारो इसको, खटाखट उतार लें, जल्दी से उतारे बच्चों, उतार लें, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उतार लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूं। इसके बाद में नंबर 6, छठा अपन ले रहे हैं मैलिक अम्ल। अब आप कहोगे मैलिक अम्ल कभी सुना? मैलिक अम्ल, अरे भाई मैलिक अम्ल खांसी है, खांसी कर ले चलते हैं भाई, सर्दी का है, सर्दी में खांसी कर ले तो आएंगे ही। सर्दी का जब तक खांसी खड़ले नहीं है तब तक सर्दी का मतलब भी क्या चलेगी, सर्दी आ गई बताएगी तो सही नहीं भाई, आ तो गई मैं, और आ गई तो कम से कम अपना एहसास तो कराती है, और उसी का नाम सर्दी है। अच्छा मैलिक अम्ल जो होता है, मैलिक अम्ल, ये 1 2 3 4 5 छठा नंबर का है, देख लेना नंबर और कम ज्यादा हो तो। मैलिक अम्ल जो होता है ये सेव में पाया जाता है, सेव। अब याद रहे, अच्छा मैलिक अम्ल का उपयोग भी प्रयोगशालाओं में काम में लेते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर इसका उपयोग में किया जाता है जनरली, तो उसका उपयोग प्रयोगशालाओं में काम में लेते हैं। याद कैसे रहे? मैलिक सेव, तो अपन ने कई बार देखे होंगे कि सबका मालिक एक, कौन? साईं बाबा सबका मालिक एक है। तो याद रखे कि मैलिक से मालिक है, सबका, ऐसे याद रखो कि सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक में याद रहेगा, सबका मतलब सेव और मालिक का मतलब मैलिक अम्ल। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रह जाएगा, मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों? सेव में। इसके बाद में अगला है ब्यूटारिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। अब मक्खन में पाया जाता है, आपने देखा होगा मक्खन बनाने के जो अपने बिलोड़े होते हैं ना, अरे आंटी जो होते हैं ना बिलोड़े मक्खन, उसमें मक्खन जब बनाते हैं उसके बाद में आप उसको सूंघना, खाली बिलोड़े को सूंघना। कई बार सूंघी मैं जब छोटा सा था, जब बहुत बुरी बास आए वहां में, बदबू आए वहां, बास आए, वो बास किसके कारण आती है? ब्यूटारिक अम्ल के कारण है। तो याद रखे ब्यूटारिक अम्ल जो है बर्तनों में बदबू इसी के कारण आती है जिनमें मक्खन रखे हुए होते हैं। बर्तनों में बदबू, दबू का मतलब बदबू इसी के कारण आती है, इसी के कारण आती है। किसके कारण आती है? ब्यूटारिक। और याद कैसे रखोगे? ब्यूटारिक ब्यूटी है, तेरा तो बिल्कुल मक्खन का जैसा ब्यूटी चेहरा है, ब्यूटी। तो ब्यूटी बटर, मक्खन का जैसा चेहरा है, बिल्कुल एकदम ब्यूटी। तो ब्यूटी मक्खन का जैसा चेहरा, तो याद रखेगा ब्यूटारिक मक्खन। और कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, मक्खन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बटर बी। और ब्यूटारिक अम्ल भी क्या है? बी। याद है? क्लियर करना है ये ट्रिक है। तो ब्यूटारिक अम्ल मक्खन। और एक और याद रखो, ब्यूटारिक बकरे के मांस में पाया जाता है। बकरे, वैसे बकरा वैसे ब्यूटारिक, बकरे के मांस में भी पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ब्यूटारिक अम्ल। क्लियर? तो ब्यूटारिक अम्ल जो है ये मैंने आपको बता दिया। और ब्यूटारिक अम्ल जो है इसका उपयोग जो होता है ब्यूटारिक अम्ल का, ये भी जनरली प्रयोगशालाओं में काम में लेते हैं। इसको भी, ब्यूटारिक अम्ल को भी अलग से कोई इसका विशेष उपयोग नहीं है।
और बर्तनों में बदबू इसी के कारण आती है। कौन से अम्ल के कारण? ब्यूटारिक अम्ल के कारण। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़े। बता दूं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जो बच्चे के पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम से लिंक हो जाए ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज एक तरीका है स्क्रीनशॉट लेके फिर इसके नोट्स में आप उतार लें तो आपके लिए पूरा परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आगे 8वां नंबर का अम्ल ले रहा हूं मैं, पूरे अम्ल देखिएगा। नंबर 8वां अम्ल, और जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं यदि आपको बेहतर है, मतलब आपको सही लग रहा है तो इसको आप शेयर जरूर करिएगा। अब ये कोई मैं कभी कहता नहीं हो शेयर करो, ये तो खुद सोचिएगा कि भाई आप अन्य अपने यार दोस्तों को भी कोई यदि मदद कर सकते हो तो वो तरीका है पढ़ाई में कि जो जान गए उसको परोसो दूसरे को। तो इस चीज को आप दूसरों को बांटोगे तो ये भी एक परमार्थ धर्म है कि अपन चलो एक बढ़िया है कि यार कोई दूसरा अपने कारण सीख गया उसको बता दिया कि यार ये है तो इसमें से तू अच्छे से समझ में आ जाएगी तेरे। तो शेयर तो आप करिएगा, ये कोई मेरे कहने की बात थोड़ी है कि इसको मैं शेयर करूं। और तरह कई वीडियो में कहते रहते हैं शेयर करो, वो मैंने कभी नहीं बोलता ऐसे। ये तो अपने आप ही करो भाई, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है शेयर करना रही। ये भी कोई मेरे काम है कि मैं कहता रहूं, ये तुम्हारा भी तो काम है, तुम भी तो कोई अपनी भूमिका अदा करो। तो ये आपको ध्यान रखें। अच्छा, इसके बाद में जो अगला अम्ल है उसका नाम है ग्लाइकोलिक अम्ल। ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल। और ग्लाइकोलिक अम्ल मिलता है किसमें? गेहूं में। तो गेहूं में ग्लाइकोलिक अम्ल। तो याद रहे ग्लाइकोलिक अम्ल जो होता है ग्लाइकोलिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है गन्ने के रस में। उसमें भी गे आ रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, दोनों में गन्ने का जो रस है उसमें ग्लाइकोलिक अम्ल। तो ग्लाइकोलिक गन्ना, गन्ने से गन्ना ना गाना, गाना, और गाना किससे गाया जाता है? गले से गला। ग्लाइकोलिक गला, गले से अच्छे अच्छे स्वर निकलते हैं, ग्लाइकोलिक अम्ल। तो ग्लाइकोलिक अम्ल गन्ने के रस में, गन्ने का रस पीते हो, गन्ने का रस खींच जाते हो तो ग्लाइकोलिक अम्ल होता है गन्ने के रस में। और ग्लाइकोलिक अम्ल का जो उपयोग होता है ये भी जनरली प्रयोगशालाओं में ही होता है। तो आगे लिख देता हूं प्रयोगशाला। तो ये आपको याद रहे ग्लाइकोलिक अम्ल। एक है ग्लूटोनिक अम्ल, ग्लूटोनिक अम्ल, ये दोनों ध्यान रखना गै से है ग्लूटोनिक अम्ल। और ग्लूटोनिक अम्ल पाया जाता है गेहूं से, गेहूं के अंदर होता है, गेहूं से। और कई बच्चों को ग्लूटोन एलर्जी हो जाती है, आपने देखा होगा नई बीमारी आ गई, उनके क्या गेहूं पचता ही नहीं है, फिर वो बाजरा जौ मक्का इनकी रोटी खा सकते हैं, वो जिंदगी भर वो गेहूं की रोटी खा ही नहीं सकते। गेहूं खाएंगे तो उनके पचेगा नहीं, पौंक लग जाए, पौंक लग जाए, दिक्कत हो जाए, पेट में नहीं पचे। तो ग्लूटोनिक अम्ल जो होता है गेहूं में, गेहूं से मिलता है ग्लूटोनिक अम्ल। तो याद रखें गेहूं से ग्लूटोनिक अम्ल। और ग्लूटोनिक अम्ल जो होता है ये भी काम में आता है कहां पर? प्रयोगशालाओं में। और यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ लोगों को, इस बात को लिख भी देता हूं मैं, कुछ लोगों को या इंसानों को ग्लूटोन एलर्जी हो जाती है, ग्लूटोन एलर्जी। उसके कारण वो ग्लूटोन एलर्जी हो जाती है जिसके कारण ये एलर्जी हो जाए, जिसके कारण जिंदगी भर गेहूं से पिंड छूट जाए, गेहूं नहीं खाए, जिसके कारण जिंदगी भर गेहूं नहीं खाते हैं। खाएंगे तो एलर्जी है, दिक्कत आएगी, गेहूं जिंदगी भर गेहूं नहीं खा पाते, जिंदगी भर गेहूं नहीं खा पाते। तो ग्लूटोनिक एलर्जी गेहूं के अंदर, याद रहेगा गेहूं, और ग्लू लू ऊ आएगा तो हूं, गेहूं। और यहां पर गाना, गाना किससे? गले से। तो दोनों में मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये है। अब है कार्बोनिक अम्ल, बो कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल नहीं, कार्बनिक अम्ल तो अम्ल का वर्गीकरण है। अब वो कार्बोनिक कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में, सोडा वाटर में पाया जाता है। पेय पदार्थ जो होते हैं ना, पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके अंदर लिम्का, थम्स अप है, पेप्सी, इसके अंदर सोडा वाटर में पेय पदार्थ जो होता है, जो अपन पीते हैं, वो है कार्बोनिक अम्ल। अब देखो कैसे याद रखोगे का, अपन कब जनरली सोडा वाटर या अपन कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कब पीते हैं? तो आपने देखा होगा कि वैसे तो खैर कभी भी पी लेते हैं, लेकिन जनरली जब अपन कोई टूर पर जा रहे हैं, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आप कार लेके जा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि कहीं पर भी कोई ढाबा है या कोई होटल है तो अपन थोड़ी देर गाड़ी को रोक लेते हैं, यार एक कोल्ड ड्रिंक लेके आ, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेके आ, क्योंकि उससे क्या है CO2 गैस निकलती है।
जैसे सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो CO2 गैस निकलती है, डकार आ जाती है एक बढ़िया बढ़िया डकार आ जाए, हमको से होशियार जीव। तो यहाँ पर याद रखे का से कार, और कार लेकर जब जाते हो तो याद आ जाती है कि जरा एक कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल है वो तो लेके आइएगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स पेय पदार्थ कार्बोनिक अम्ल। और ये याद रखें कि ये जो कार्बोनिक अम्ल है, इस कार्बोनिक अम्ल का यदि अपन उपयोग की बात करें कि ये जो कार्बोनिक अम्ल है ये कहां पर उपयोग में होता है। अच्छा, कार्बोनिक अम्ल को एक चीज और बता दूं मैं, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, और इसका उपयोग भी जनरली लैबोरेटरीज के अंदर ही होता है, अनुसंधानों में ही होता है, विशेष तौर पर इसका कोई उपयोग नहीं है, अनुसंधानों में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो कार्बोनिक अम्ल याद रहेगा, कार लेके जाते हैं तो सोडा वाटर पेय पदार्थ। तो कौन सा अम्ल कहां है जनरली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक अपन चाहते हैं कि आज सामान्य वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण आपका क्लियर हो जाए, कार्बनिक अम्ल। तो इसको अपन कंप्लीट करना चाहते हैं, और ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में फिर अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार इसको देखिएगा, तो ये आपके हो गया कार्बनिक अम्ल। अच्छा, आगे देखो आप, कार्बनिक अम्ल के बाद में अगला जो यहां पर है, और जो अम्ल बच रहे हैं उसके अंदर है यूरिक अम्ल। तो यहां पर अगला मैं अम्ल को नाम लिख रहा हूं यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, अब यूरिक अम्ल जो होता है यूरिन से याद रहेगा यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल जो होता है ये आपके मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है यूरिन, और यूरिन से याद रहेगा यूरिक, मूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूरिन। तो यहां पर यूरिक अम्ल को याद रहे, यूरिक अम्ल यूरिन। और याद रखें इसके कारण गठिया होता है, जब इस अम्ल की अधिकता होती है इसके कारण क्या हो जाता है, इसके उपयोग में ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके कारण गठिया हो जाता है, यूरिक अम्ल के कारण गठिया हो जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मूत्र का मतलब यूरिन, यूरिन में कौन सा, यूरिक अम्ल। तो 9वां 10वां जो भी पॉइंट है देख लेना, यहां पर मुझे भूल गया, 9वां तक 10वां तक जो भी है 8वां 9वां वो देख लेना। तो यूरिक अम्ल क्लियर। इसके बाद में अगला जो है यूरिक अम्ल के बाद में अगला जो अम्ल है वो कौन सा यहां पर अम्ल है। अच्छा, तो ये आपको क्लियर है यूरिक अम्ल है। तो यूरिक अम्ल जो होता है ये याद है यूरिन। अच्छा, कुछ पक्षी याद रखना यूरिक क्रिस्टल को सीधा उत्सर्जित करते हैं, ऐसे पक्षियों को यूरिकोटिल बोलते हैं। तो कुछ पक्षी याद रखें, मैं बोल रहा हूं कुछ पक्षी जो होते हैं ये सीधे यूरिक क्रिस्टल का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को यूरिकोटैलिक कहते हैं। ऐसे पक्षियों को जो यूरिक क्रिस्टल का उत्सर्जन करते हैं, कुछ पक्षी जो होते हैं वो यूरिक क्रिस्टल का उत्सर्जन करते हैं, कुछ पक्षी, और इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो कुछ पक्षी जो होते हैं यूरिक क्रिस्टल का सीधा उत्सर्जन करते हैं, ऐसे पक्षी यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। तो ये आपके यूरिक अम्ल भी आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। एक होता है फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन जो होता है ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। फिनोल्फथैलिन पढ़ेंगे, जब सूचक पढ़ेंगे तो वहां पर नाम आएगा, दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, दुर्बल कार्बनिक अम्ल। और क्षार के साथ एक गुलाबी रंग देता है फिनोल्फथैलिन, क्षार के साथ गुलाबी, क्षार के साथ लाबी पिंक गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। तो क्षार के साथ गुलाबी रंग देता, दुर्बल कार्बनिक अम्ल कहलाता है कौन सा, फिनोल्फथैलिन अम्ल। तो याद रहे फिनोल्फथैलिन अम्ल जो होता है ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल कहलाता है, और फिनोल्फथैलिन अम्ल जो है ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल जो क्षार के साथ क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में कुछ मैं आपको अलग से अम्ल और बता रहा हूं, ये तो मुख्य अम्ल थे जो आपको क्लियर याद होने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में आगे जो बता रहा हूं उसको मैं सारणी से नहीं लेके जनरल ले रहा हूं, क्योंकि उनमें मुख्य मुख्य बातें हिडन है, छुपी हुई है। तो ये तो टेबलेशन फॉर्म में अपन ने ले लिया। अब और कौन कौन से अम्ल हैं जिनपे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जरा देखिए। अच्छा, यहां पर मैं बताऊं और कौन कौन से अम्ल है जिनको कि अपन यहां पर पढ़ना चाहिए हमको, तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं नोट करके। एस्कॉर्बिक अम्ल,
एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवले में, आंवला। तो याद रहेगा आंवला, ऐसे एस्कॉर्बिक, थोड़ा उच्चारण भी याद रहेगा। तो एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखें, किसे पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल, ये कुछ अम्ल और एक्स्ट्रा याद रखें। बेंजोइक अम्ल ये आपके हरे पत्ते घास में पाया जाता है, हरे पत्ते और घास में पाया जाता है। अच्छा, आंवला तो आप जानते हो, कोई कहे कि भाई आंवले में पाया जाता है तो क्या इसका उपयोग है? तो आंवला जो होता है ये तो आप सभी जानते हो, आंवला जो होता है इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो उपयोग आप सभी जानते हो। बेंजोइक अम्ल हरे पत्ते और घास में पाया जाता है, और बेंजोइक अम्ल का जो उपयोग है ये होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। रोग के अंदर जो एंटीसेप्टिक क्रीम है, कोई घाव आओ दवा, उसकी क्रीम बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एंटीसेप्टिक जो क्रीम बनाते हैं, दवा या क्रीम, एंटीसेप्टिक दवा या क्रीम बनाते हैं, उसके अंदर काम में लेते हैं किसको? बेंजोइक अम्ल को। तो याद कैसे रहेगा? बेंजोइक, हरी पत्ती घास, हरी पत्ती घास को कौन खाती है? बकरी। घर के बाहर कई बार लगाते हैं, कहते हैं बकरी खागी भाई, ए बकरी खागी, बेंजोइक से बैसे बकरी, और बकरी तू खागी, ए बकरी, बकरी खागी हरे पत्ते और घास को। तो याद रहे बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल याद रखे। अच्छा, इसके बाद में चाय के अंदर, चाय पीते हैं, चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। तो आगे मैं लिख रहा हूं टैनिक अम्ल, अम्ल इधर ही चल रहे तो इधर लिखें टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है चाय में। तो याद कैसे रहोगे? याद तो खुद ही कर लोगे, टी से टे से टैनिक अम्ल। तो ये जो होता है टैनिक अम्ल, ये चाय में पाया जाता है। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बोरिक अम्ल H3BO3, बोरिक बो, ओए वापिस आयो भाई बो। बोरिक अम्ल जो होता है H3BO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बोरेट। हाइड्रोजन बोरेट बोलते हैं बोरिक अम्ल। तो बोरिक अम्ल जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बोरेट। तो याद रखें बोरिक अम्ल, इसको भी काम में लेते हैं वही एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक दवाइयां, मेडिसिन जो बनाते हैं उसके अंदर काम में लेते हैं, तो लिख दिया मैंने एंटीसेप्टिक के रूप में। तो बोरिक अम्ल H3BO3 बोरिक अम्ल। टैनिक अम्ल टी का मतलब चाय में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल बकरी, वैसे बकरी, बकरी हरे पत्ते घास खा जाती है। एस्कॉर्बिक अम्ल ऐसे आंवला, इंपॉर्टेंट आया हुआ भी है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले के अंदर पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। डीएनए आरएनए में आप जानते हो न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में। ये आप सभी जानते भी होंगे कि डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। बहुत दिनों बाद मैं बोला ना, जो खांसी है करना। अच्छा, तो ये भी आपको याद रहेगा कि डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद में फार्मिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, यूपी टेट के अंदर भी आया हुआ है ये। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी। अब देखो लाल चींटी आप कहोगे कैसे? आपने कभी देखा चींटी, लाल चींटी खाजी है, बिच्छू तांत्या खाजी है, लाल हो जी है, खुजाड़ तो लाल हो जी है, लाल चींटी। तो लाल चींटी कहां पाई जाती है? जनरली अब घरों में भी होती है, लेकिन आपने देखा होगा जमीनों में जो होती है, फार्म हाउस होते हैं अपने, या जो जमीन होती है अपने खेती की, वहां पर लाल चींटियां खूब मिल जाती है। तो फार्मिंग का मतलब फार्म, तो अपने जो होते हैं फार्म का अपने खेत होते हैं, वहां क्या मिल जाती है? लाल चींटी। बिच्छू, तांत्या, ततैया, उनसे सबसे कौन सा मिलता है? फॉर्मिक अम्ल मिलता है। याद रखें, लाल चींटी को ग्रीक भाषा में फार्मिका कहते हैं। लाल चींटी को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज में, लैंग्वेज है भाई अलग अलग तरीके की, तो ग्रीक भाषा में फार्मिका कहते हैं, और उसी से नाम क्या पड़ गया? फॉर्मिक अम्ल। तो याद रखें, लाल चींटी जो होता है उसके भंजक आसवन से, लाल चींटी के जलन से, मधुमक्खी, तांत्या, बिच्छू, इनसे अपन को मिलती है। तांत्या, ततैया होता है, ततैया तांत्या, तांत्या बोलते थे हमारे गांव में, ततैया है। मधुमक्खी के जलन मधुमक्खी से होती है। आपने कभी देखा गांव के अंदर है? शहरों में तो थोड़े से अलग ढंग से करते हैं उपचार, अपने गांव में तो वही देसी चलता है अपने, तो हमने तो उससे किया है।
तो कई बार जब मधुमक्खी खा जाती है तो क्या करते थे अपन, मधुमक्खी जब खा जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको भी याद होगा, बोलो क्या करते हो, है अपन क्या करते हैं, कोई लोहा का कोई चाकू है या लोहे की कोई छड़ होती है धातु की, उसको क्या करते हैं, पानी डाल के रगड़ते हैं, रगड़ते नहीं रगड़ते, और रगड़ने के बाद में वो जो बड़ा लोहा और उसको पानी से रगड़ने के बाद में उसको वहां लगाते हैं जहां पर कि मधुमक्खी या तांतिया ने खाया है, क्योंकि लोहे को आपने पानी से रगड़ के वो बन गया धातु का ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, क्या होते हैं, क्षारीय। तो वो जो जैसे आपने क्षार लगाया, लोहे को पहले आपने पानी से रगड़ा और रगड़ के बाद में वो जो लेपसा बना है थोड़ा सा हुआ उसको आपने लगा लिया, तो लगाया किस पर, जहां पर मधुमक्खी तांतिया ने खाया, और मधुमक्खी तांतिया जलन किसके कारण है, फार्मिक अम्ल के कारण, और अम्ल पर जब आपने क्या लगा दिया, लोहे का ऑक्साइड, और लोहे का ऑक्साइड का मतलब धातु का ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड जैसे लगाया तो बताओ धातु का ऑक्साइड होता है क्षार, तो एक तरह से क्षार को जब आप अम्ल पर लगा रहे हो, क्यों यही खाया था ना फार्मिक अम्ल है, तांतिया ने यहीं पर छोड़ा है, मधुमक्खी ने यहीं पर छोड़ा है, कौन सा, फार्मिक अम्ल, और अम्ल पर जब अपन क्षार लगाते हैं, धातु का ऑक्साइड है वो लोहे का, वो क्षार लगाते हैं तो क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, क्योंकि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस पानी, तो उसका असर खत्म हो जाता है, जलन खत्म हो जाती है, इसीलिए लगाते हैं, वो ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, तो याद रखें फार्मिक अम्ल, लाल चींटी बिच्छू, इसको फार्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, याद रखना, इसी का नाम है मेथेनोइक अम्ल। और जंगल में उगने वाला एक पादप है, पादप का मतलब पेड़, पेड़ बोलते हैं पेड़ को पादप, और पादप है जंगल में नेटल, उसके अंदर भी वो कांटे से होते हैं, उनमें से भी फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल ही निकलता है। तो फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल है, दोनों एक ही, ध्यान रखना। तो फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल दोनों एक ही है, और फॉर्मूला जो होता है इसका ये होता है HCOOH। कोई पूछे फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH, मेथेनोइक अम्ल भी इसी को कहते हैं। लाल चींटी, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, लाल चींटी है कि बंधक आसवन से यही मिलता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये भी आपको फार्मिक अम्ल के बारे में है, क्लियर बच्चों। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतारिएगा। तो ये अम्ल का अपन ने पहला वर्गीकरण आज अपन ने पढ़ा, और जिसके अंदर अपन ने इतने सारे अम्ल पढ़े अपन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कई बच्चों की शिकायत थी, गुरुजी थोड़ा साइड में हट जाया करो ताकि स्क्रीनशॉट ले ले, इसलिए मैं थोड़ी सी टाइम भी देता हूं और आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरी पर्याप्त जगह भी दे देता हूं। अच्छा, याद रहेगा फार्मिक अम्ल, फार्म में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो ये अम्ल का अपन ने सामान्य वर्गीकरण में कार्बनिक अम्ल पढ़े हैं आज। कौन से अम्ल पढ़े हैं? कार्बनिक अम्ल। उसके बाद में आता है खनिज अम्ल। सेकंड जो आता है वो कौन से आते हैं? खनिज अम्ल। मैं इसको समझा देता हूं खनिज अम्ल को। और खनिज अम्ल जो होता है उसमें ज्यादा है नहीं, तो अपन चाहते हैं कि 2-3 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उस ऐप से आप कनेक्ट होइएगा। तो खनिज अम्ल, ताकि इसको अपन ले लें। मेमोरी थोड़ा सा हो सकता है कि मोबाइल के अंदर कम है, इसलिए मुझको बार बार जाना पड़ता है देखने के लिए कि बीच में वीडियो रुक नहीं जाए, इसलिए इसको देखना जरूरी है। ये तो नॉर्मल अंदाज में अपन रहते हैं। तो सेकंड अपन खनिज अम्ल है, और खनिज अम्ल जो होता है खनिजों से मिलता है, तो मैं आज इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ और पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो खनिज अम्ल में ज्यादा चक्कर ही नहीं है। खनिज अम्ल 3 होते हैं। एक तो होता है H2SO4, एक होता है HCl, और एक होता है HNO3। आप कहोगे गुरुजी क्या क्या लिया है ये 3, कौन कौन से लिया है खनिज अम्ल? H2SO4, HCl और HNO3। इसको बोलते हैं गंधक का तेजाब, नमक का तेजाब और सोरे का तेजाब। तो नाम लिखो, गंधक का तेजाब। तेजाब होता है, तेजाब जल जाते हैं, खतरनाक होता है तेजाब। गंधक का तेजाब, नमक का तेजाब, और ये होता है सोरे का तेजाब। तो एक होता है H2SO4। खनिज अम्ल में याद रखें 3 तरह है। H2SO4 गंधक का अम्ल, तेजाब कह दो या अम्ल भी कह दो, गंधक का अम्ल, नमक का अम्ल और सोरे का तेजाब या अम्ल। इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां लिख दूं मैं, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिख देता हूं इधर। और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं गंधक का अम्ल, इसके बाद में दूसरे को अपन बोलते हैं नमक का अम्ल और तीसरे को बोलते हैं सोरे का अम्ल। तो ये जो गंधक का अम्ल है, ध्यान दीजिएगा ये क्या काम में आता है? तो H2SO4 आपको देखा होगा सबसे ज्यादा कल कारखानों में काम में आता है, फैक्ट्रीज में, कल कारखाने उपयोग की यदि अपन बात करें तो कल कारखाने में काम में आता है, चमड़े उद्योग के अंदर। मैं तो कहता हूं मैक्सिमम जो है कल कारखानों में यही काम में आता है, और इसीलिए इस H2SO4 को बोलते हैं अम्लों का राजा। ये कहलाता है अम्लों का राजा, द किंग ऑफ एसिड्स, ये अम्लों का राजा यही है H2SO4। और चूंकि उद्योगों में सबसे ज्यादा यही काम में आता है, इसलिए जिस देश में सबसे ज्यादा H2SO4 खपत हो रहा है, इसका मतलब उसके उद्योग धंधे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तभी तो खपत हो रहा है। तो यदि H2SO4 की खपत किसी देश में सबसे ज्यादा है, तो याद रखना उसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी औद्योगिक प्रगति हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही है। तो किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को किससे मापा जाता है? H2SO4 की खपत के आधार पर। अब कई देशों में H2SO4 खपत ही नहीं हो रहा, ये साल भर में इतना से H2SO4 भी तुम्हारे देश में खपत नहीं हो, इसका मतलब तुम्हारे देश में कल कारखाने चल ही नहीं रहे, चलते तो H2SO4 काम में जरूर आता। तो औद्योगिक प्रकृति की दर H2SO4 की खपत के आधार पर मापा जाता है, अम्लों का राजा कहलाता है। चर्म उद्योग में भी काम में लेते हैं इसको, चमड़े के उद्योग के अंदर भी काम में लेते हैं, कल कारखानों में जनरली यही काम में आता है ये। इसके अलावा बैटरी के अंदर आपने देखा होगा H2SO4 अपनी बैटरी में संचायक सेल जो बोलते हैं, द्वितीयक सेल, संचायक सहायक सेल जो होते हैं बैटरी, संचायक सेलों में भी इसको काम में लेते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रहे सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। इसके बाद में नमक जो होता है इस्पात की सफाई में, औषधि निर्माण में, तो औषधि निर्माण में भी होता है, इस्पात की सफाई में काम में लेते हैं इसको भी, औषधि निर्माण HCl। आपने देखा होगा कई दवाइयों पर HCl लिखा आता है औषधि निर्माण में, इस्पात में काम में लेते हैं। जठर रस में यही होता है, जठर रस, जठर रस जो होता है अपने अमाशय है, उसके अंदर यही पाया जाता है, कौन सा? HCl। तो HCl के बारे में भी याद रखें कि HCl जो होता है इस्पात की सफाई में काम में लेते हैं, इसके अलावा क्लोरीन के निर्माण में भी काम में लेते हैं, और जठर रस का मुख्य घटक यही है जो खाना पचाने में काम में आता है। तो जठर रस का मुख्य घटक यही है और ये इसका काम होता है खाना पचाने में। अमाशय के अंदर जो जठर रस पाया जाता है, अमाशय, एसिडिटी हो जाती है ज्यादा सी, अमाशय के अंदर जो होता है वो HCl होता है, उसमें भी इसको काम में लेते हैं। तो औषधि निर्माण में, इस्पात में जठर रस, क्लोरीन के निर्माण में भी काम में लेते हैं। इसके बाद में आपके बचता है कौन सा? HNO3। इसका उपयोग होता है यूरिया बनाने में, खाद होता है ना यूरिया, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो यूरिया नाइट्रेट खाद बनाने के अंदर काम मिलते हैं। नाइट्रेट खाद जिसको अपन विशेष तौर पर कहें तो नाइट्रेट खाद है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में लेते हैं। और आपने कभी देखा हो तो इसको मैं लिख दूं यहां पर, विशेष तौर पर नाइट्रेट खाद बोलो, जनरली खाद में अपन यूरिया बोलते हैं, तो इसमें स्पेशली आएगा नाइट्रेट खाद। इसके अलावा आपने देखा कभी पढ़ेंगे अम्लराज, अम्लराज बनता है HNO3 और HCl से, 3 भाग तो इसके लेते हैं, 1 भाग इसका लेते हैं, और उससे बनता है अम्लराज। और अम्लराज में क्या हो जाता है? सोना चांदी भी घुल जाता है, और सोना चांदी घुल जाता है, कहीं नहीं आते गांव में कि लाओ भाई तुम्हारे सोना चांदी की सफाई कर दे, तो अम्लराज लेके आते हैं वो, और अम्लराज के सॉल्यूशन में जो आपका सोना चांदी अपन देते हैं, सफाई कर देगा। ये तो क्या है कि आपके साहब ₹1-2 में सफाई कर जाएंगे, कुछ नहीं, हम तो ऐसे धर्म का काम कर रहे हैं, और अपन देते हैं अपने जेवर की, लो साहब इनकी सफाई कर जाओ, तो वास्तव में वो सफाई कर जाते हैं। कुछ न कुछ अम्ल आपके सोना और चांदी उस अम्लराज के अंदर घुल जाता है, उनका हमेशा के लिए उनके साथ चला जाता है, और आपका जो है उसका वजन कम रह जाता है। आप सोच रहे हो सफाई तो हो गई, घर में रख लेते हो, लेकिन उसका वजन ही कम हो गया, क्यों घुल जाते हैं। तो अम्लराज बनाने के अंदर HNO3 तो 1 भाग और HCl के 3 भाग लेते हैं, तो HCl का एक उपयोग ये भी नाइट्रेट खाद में, इसके अलावा अम्लराज बनाने के अंदर भी काम में लिया जाता है। तो अम्लराज, इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी काम में लेते हैं। तो विस्फोटक पदार्थ, इसके अलावा औषधि निर्माण में भी आपने देखा होगा कई मेडिसिन पे लिखा रहता है, तो औषधि निर्माण में भी काम में लेते हैं। तो ये मैंने ज्यादातर इसलिए आपको कही है कि ये चीजें मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो लिखने में अपन कितना लिखें, प्रयास पूरा करा है कि मैंने आपको एक मैक्सिमम चीज यहाँ पर लिखी है,
तो ये आज अपन ने अम्ल में दोनों वर्गीकरण पढ़ लिए, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। और याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्लों का क्या कहलाता है, राजा। और किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर जो होती है वो किसके आधार पर नापी जाती है, H2SO4 की खपत के आधार पर। तो ये भी आप यहां पर उतार लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में एक लास्ट बात सुन लीजिएगा, अंतिम बात। ये जो शुक्र ग्रह है, एक अंतिम बात मैं बता रहा हूं, शुक्र ग्रह कभी अपन ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा भी। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें पीले रंग के बादल है, पीले रंग के बादल और सफेद रंग के बादल भी है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पीले रंग और सफेद रंग के बादल हैं। शुक्र ग्रह वीनस, और पीले रंग के बादल तो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, गंधक के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक, और सफेद रंग के बादल होते हैं CO2 के कारण। तो शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल गंधक के कारण और सफेद रंग जो होता है, सफेद रंग के बादल किसके कारण, CO2 के कारण होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह पर H2SO4 और CO2 पाए जाते हैं, जिसके कारण उनका रंग पीला रंग और सफेद रंग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने दोस्तों आज अपन ने अम्ल का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा है, कार्बनिक अम्ल, और दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा है, खनिज अम्ल। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको एक बार वीडियो है उसको बाद में देख लें, आगे पीछे है ट्रिक पूरी बताइए, उसके माध्यम से आप इसको देख लीजिएगा। आपसे वापस अगले अम्ल को अपन कंटिन्यू और आगे बढ़ाएंगे, उसमें वापस मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।